अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और वो अपने आखिरी मराहिल पर है। चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। टोटल इस चैप्टर के तकरीबन 10 पार्ट्स में डिवीज़न हुआ है और आज जो हमारा है वो पार्ट नंबर 9 जो कि आपका सेकेंड लास्ट पार्ट भी होगा। और आई होप सो कि सब कुछ समझ में आया हुआ होगा। अब तक जितने टॉपिक्स हमने किए हैं, जो समझ में नहीं आया आपने क्वेरीज की, मैंने उसके आंसर्स दिए और अब दो पार्ट्स रह गए हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो है हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 9, वो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर डिपेंड करता है और बहुत ही कोई वास्ट पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है और इतनी कोई रॉकेट साइंस भी इसके अंदर यूज़ नहीं हुई भी। तो शुरू करते हैं बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप जो हैं वो सबसे पहले अपने रजिस्टर्स पे हेडिंग डालेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अच्छा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसकी तो स्टेटमेंट एक थी, लेकिन वेज जो है स्टेटमेंट के वो एक से ज़ायद थे, कि दो मैंने आपको वेज लिखवाए थे स्टेटमेंट के। ठीक है, यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो आपके पास फिजिशियंस ने डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया और इससे ज़्यादा भी किया होगा, लेकिन हमारा जो सेकंड ईयर के सिलेबस में है वो सिर्फ दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया। पहला आपके पास कौन है कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या क्या है कि देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला जो आपके पास है वो लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट है और दूसरा जो आपके पास है वो क्लॉजियस स्टेटमेंट है। बहुत से लोग लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट को केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो दोनों बातें जो हैं, दोनों जो सेम ही बात है। तो दो आपके पास है, एक आपके पास कौन सा है, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, और दूसरा कौन सा है, क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्लॉजियस स्टेटमेंट को। पेपर में सवाल जो है वो अक्सर आया हुआ होता है कि आप जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट को जो है वो लिख दें। ठीक है, जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो जाहिर है सवाल 4 नंबर का, सिर्फ बच्चों को जरा स्टेटमेंट लिख के तो नहीं आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करेंगे उसको। ठीक है, तो मैंने लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद डायग्राम इसमें बनाई हुई हैं, दिखाई हुई हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्या कहना चाहता हूँ दोनों के स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। अच्छा बच्चों, तो जो आप लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट पढ़ने लगें और सबसे पहले उसकी हेडिंग राइट करेंगे, देन उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट हीट रिजेक्शन। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बताता चलूँ कि इस सबको बताने से पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, हम इंसान अगर कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं या इन्वेंट करते हैं, ठीक है, डिस्कवर तो नहीं, जो अगर इन्वेंट करते हैं कोई चीज़, तो हमारा जो आउटपुट होता है बेसिकली उस इन्वेंशन का वो 100% नहीं हो सकता, क्योंकि इस कायनात का जो खालिक व मालिक है अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ठीक है, तो उस अल्लाह के पास ही ये एक क्वालिटी है कि वो जो उन्होंने जो चीज़ें दरियाफ़्त की, तख्लीक की, वो 100% होती हैं। हम इंसान जितना भी दिमाग लगा लें वो 99.9% तो हो जाएंगी, जो आपके पास जो आउटपुट जो देंगी वो, लेकिन 100% नहीं दे सकती। ठीक है, तो यहाँ जो लॉर्ड केल्विन ने स्टेटमेंट दी कि भाई आपके लिए ये नामुमकिन है कि एक आप डिवाइस जो है वो जनरेट करें या बनाएं जो कि किसी साइकिल पर चल रही है, यानी कि मुसलसल वर्क कर रही हो। साइकिल मतलब ये होता है कि एक बार कंप्लीट ऑपरेशन करके रुक ना जाए, बार बार ऑपरेशन वो करती रहे जब तक हम उसको रोके ना। ठीक है, अब क्या है, आपने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो हीट रिसीव करती है एक सिंगल हीट रिजर्वायर से। रिजर्वायर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा वाटर रिजर्वायर सबके घर में होते हैं, जो पानी का टैंक होता है वो वाटर रिजर्वायर होता है, तो पानी सेव रहता है, रिजर्व रहता है आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से हीट रिजर्वायर होता है जिसमें हीट जो है वो सेव रहती है। हीट जो प्रोड्यूस करके जो एक सप्लाई करता है दूसरी बॉडी को, उसको हम कहते हैं हीट रिजर्वायर, हॉट बॉडी। ठीक है ना, अब एक आपके पास डिवाइस है जो मुसलसल क्या कर रही है, एक सिंगल हीट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब जो एब्जॉर्ब कर रही है हीट, जब वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, अब जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारी की सारी हीट जो है वो वर्क करवाने में कन्वर्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, उसको हम जो रिजेक्शन होती है ना, हीट रिजेक्शन, जो हमारे लिखा हुआ है ना कि प्रोड्यूस अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट हीट रिजेक्शन, मतलब क्या है कि जो आपने इनपुट दिया है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो आपको वर्क करवा के इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट नहीं देगा, इक्वल नहीं होंगे दोनों इनपुट आउटपुट। क्यों? क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि हीट रिजेक्ट ना हो। ठीक है, यानी कि कोई लॉस ना हो। तो ये लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा कि तुम जो किसी सिस्टम को एक सिंगल हीट रिजर्वायर से हीट प्रोवाइड करते हो,
वो टोटल बर्डन नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि वो क्या कर रही होती है, हीट रिजेक्शन कर रही होती है। तो इसीलिए स्टेटमेंट लिखी गई है, इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ऐसी डिवाइस बनाना जो बगैर हीट रिजेक्शन करवाए हुए सारी की सारी हीट जो सिंगल हीट रिजर्वायर से सप्लाई की जा रही है वो बर्डन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और यूँ समझ लें, इसकी एक और एग्जाम्पल ऐसी भी है कि जनाब जब आप हीट प्रोवाइड कराना, हीट सप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है जिसको आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हुआ हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन जब नहीं हुआ होगा तो जाहिर है फिर तभी हीट फ्लो करेगी, क्योंकि हीट को फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है, तो अगर जहाँ जिस जो सिस्टम है वो तो सिस्टम है, सिस्टम के अलावा जो चीज़ है वो सराउंडिंग है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का अलग हो। ठीक है, तभी वो हीट सिस्टम जो सप्लाई करेगा बाहर की तरफ, पिस्टन तभी मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। लेकिन उतना मूव नहीं करेगा जब तुमने हीट प्रोवाइड किया, कहीं ना कहीं हीट रिजेक्शन लॉसेस की सूरत में ज़रूर हो रही होगी। ये किसने कहा था, लॉर्ड कैल्विन ने कहा था। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, आपसे कह रहे हैं इट मीन्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट कैन नेवर बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सप्लाई ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि मकसद क्या है कि मुसलसल 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 क्या मिलती रहे, एक ही सिंगल सप्लाई से हीट मिलती रहे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो टेम्परेचर लेवल हो जाएगा तो क्या होगा, आपके हीट उतना बंद हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि आप जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो वहाँ एक हॉट बॉडी हो, एक कोल्ड बॉडी, ताकि मुसलसल क्या होता रहे, हीट ट्रांसफर होती रहे। ठीक है, फिर कह रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस वर्क बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर। मैंने ये बात तो आगे की आपसे कि कन्वर्जन ऑफ हीट जो है वर्क के अंदर ये उसी वक्त मुमकिन है जब वर्किंग सब्सटेंस जो है वो काम कर रहा हो दो डिफरेंट टेम्परेचर के दरमियान। वर्किंग सब्सटेंस क्या है, गैस का मोल। ठीक है, गैस के मोल क्या करते हैं, जाके टकराते हैं पिस्टन के और पिस्टन वर्क करता है। लेकिन पहले कौन का काम कर रहा है, पहले काम कर रहे हैं गैस के मोल, वो जाके प्रेशर लगाते हैं या फिर यूं कहें फोर्स लगाते हैं पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन मूव करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी आपके पास। ठीक है, कह रहे हैं इट मीन्स दैट हीट एनर्जी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी विदाउट गिविंग अ पार्ट ऑफ इट टू अ कोल्ड बॉडी और अ सिंक। मतलब जो आपने दूसरी बॉडी लगाई हुई है कोल्ड बॉडी, मैंने ये कहा ना को कि दो बॉडीज लगाना जरूरी है, एक हॉट एक कोल्ड, तभी या तब जो है वो क्या होगा, कोई भी डिवाइस जो ऑपरेट करेगी। अदरवाइज सिर्फ एक ही सोर्स लगा के रखोगे वो ऑपरेट डिवाइस नहीं करेगी, दो बॉडीज लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक कोल्ड और हॉट हो, या अगर कोल्ड नहीं है तो वो सिंक लगाया हुआ है। सिंक मतलब क्या, जहाँ पे हीट रिजेक्ट होकर जाए जा रही है मुसलसल, उसका टेम्परेचर जो है वो हॉट बॉडी से कम होगा, वो कोल्ड बॉडी बन गई ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है। तो कहने का मकसद क्या है कि तमाम की तमाम हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती किसके अंदर बेटा, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हीट लॉस किए बगैर। इतनी आसान सी बात है, तो ये कहा था लॉर्ड कैल्विन ने। ठीक है बेटा, अब देखें डायग्राम देख लेते हैं, और ये ऐसी डिवाइस जो लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल होती है वो उस डिवाइस का नाम क्या है, आइए देखते हैं। देखें, आपसे कहा कि अ मशीन विच वर्क्स ऑन कैल्विन स्टेटमेंट इज हीट इंजन। हीट इंजन जो है बेसिकली क्या होता है, वो आपका कैल्विन स्टेटमेंट पे बिल्कुल 100% एप्लीकेबल हो जाती है। द वर्किंग ऑफ विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। देख लेते हैं भाई फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है। देखें, ये आपके पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो सोर्स है, जो इस सिस्टम को, जो हीट इंजन को क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ये वर्क डन करवाएगी। ठीक है, ये वर्क डन करवाएगी। बाकी क्या होगा, ये देखें सिस्टम जो है दो आपके पास रिजर्वायर के इन बिटवीन लगा हुआ है, तब काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर कह लो या कोल्ड बॉडी कह लो या सिंक कह लो, तमाम बातें एक हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन करेगा ये हीट इंजन कैसे करेगा, इससे क्या करेगा, हीट लेगा और कुछ हीट लॉस कर देगा, वो कहाँ चली जाएगी, कोल्ड बॉडी के पास या सिंक के पास, और यहाँ कुछ हीट का जो है वो क्या कर लेगा, वर्क डन करवा देगा। वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस हीट इंजन का, कि सर जो सोर्स का टेम्परेचर था और जो सिंक का टेम्परेचर है उन दोनों को माइनस करवा दीजिए, जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी द वर्क डन बाय हीट इंजन और एनी डिवाइस विच वर्क्स ऑन कैल्विन स्टेटमेंट। ये बाय द वे इसका जो है वो मतलब था। ठीक है, अब कोई अगर नई बात समझ में आई लॉर्ड कैल्विन के अंदर तो मुझसे पूछ लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या है, क्लॉजियस स्टेटमेंट है। क्लॉजियस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं आपसे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कोज हीट फ्लो टू फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट डूइंग एनी वर्क। सर हम तो बचपन में सुनते हुए आ रहे हैं कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर करती है, आप तो गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन सिर्फ उस वक्त है जब तुम कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करो, एक्सटर्नली तुम वर्क करवाओ। ठीक है,
लॉर्ड केल्विन ने क्या बताया था कि सिस्टम वर्क करता है वर्क डन बाय द सिस्टम। कब करेगा सिस्टम वर्क डन? जब सिस्टम हीट एक से ले और कहीं लॉस करे, सिंक में लॉस करे या कोल्ड बॉडी में लॉस करे तो वर्क करवाएगा, ठीक है, सिस्टम वर्क करेगा लॉर्ड केल्विन के मुताबिक। और क्लॉजेस के मुताबिक क्या है, अगर तुम्हें रिवर्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर करवानी है जैसे कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर, तो तुम काम करवाओगे सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तब जाके सिस्टम क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर करेगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में करेगा। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन बेसिकली होती है वो क्या होती है, हॉट टू कोल्ड होती है, लेकिन हम रिवर्स में करवा रहे हैं यानी कि कोल्ड टू हॉट करवा रहे हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसकी जीती जागती मिसाल सबके घरों में मौजूद है, क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर में नाम पता चल जाएगा, आइए देखते हैं। रेफ्रिजरेटर कहते हैं बेसिकली, मैंने खुद ही बता दिया आपको नाम, सस्पेंस नहीं रखा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्लॉजेज स्टेटमेंट पे काम करती है। क्या कह रहे हैं, अ रेफ्रिजरेटर इज अ मशीन विच कन्वे हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर से क्या करती है, हायर टेम्परेचर में हीट को ट्रांसफर करती है। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अ सुटेबल वर्किंग सब्सटेंस विच कैन प्रोवाइड इट इनफ एनर्जी सो हीट कैन फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन ये शर्त है रेफ्रिजरेटर के लिए कि आप उसको कोई ऐसा वर्किंग सब्सटेंस देना पड़ेगा, जाहिर है, जब तक नहीं कनेक्ट करेंगे किसी ऐसे वर्किंग सब्सटेंस से जो हीट कर उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करे कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में हीट फ्लो हो जाए। अब सर रेफ्रिजरेटर का वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है, देखें दो बातें हैं। सबसे पहले आपने जो रेफ्रिजरेटर प्लग KESC के उसमें लगाया हुआ प्लग में, वो आपके पास क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। अगर लाइट चली जाती है फॉर एग्जांपल, तो क्या कोई गर्म चीज़ रेफ्रिजरेटर में ठंडी होती है? कभी भी नहीं होती, ठीक है, सही है। अब आपके पास बिल्कुल कूलिंग नहीं है, रेफ्रिजरेटर में नया खरीदा, अभी आपने क्या किया है, प्लग ही लगाया, आप चाहते हैं बस हम रेफ्रिजरेटर खोलें और उसके अंदर गर्म चीज़ें ठंडी हो जाए, नेवर पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको एक्स्ट्रा सोर्स देते हो, प्लग लगाते हो। लेकिन अगर प्लग लगा दिया, एक्स्ट्रा सोर्स दे दी, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, वो अब गैस नहीं है, जो फ्रियोन गैस जलती है उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर की ठंडी गैस होती है काफ़ी, आपने कभी देखा होगा, जो पीछे वाला हिस्सा है उस पाइप पे हाथ लगाएं तो कितना ठंडा हो रहा होता है, वो चिल कर रहा होता है वो पूरा पाइप। AC में भी ऐसी होता है और रेफ्रिजरेटर में भी ऐसी होता है कि आप जो है हीट प्रोवाइड, आप इनफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, आपके पास उस गैस को वर्किंग सब्सटेंस बनाकर उस हॉट, जो उसके अंदर हॉट बॉडीज रखी हुई होती हैं, उसको वो कोल्ड कर देता है, ठीक है। आई होप सो कि पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी क्लॉजेज स्टेटमेंट की भी। इसका भी फ्लो चार्ट है, आइए वो देखते हैं। देखें आपसे क्या कह रहे हैं इसके फ्लो चार्ट के अंदर, डायग्राम इसकी क्या है, ये देखें, ये कोल्ड रिजर्वायर है, ठंडी मतलब कि ये लो टेम्परेचर है, और ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पे हॉट बॉडी रखी हुई है। तो हीट उस वक्त ही ट्रांसफर होगी जब आप इसको इनफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे यहाँ से हीट को यहाँ फ्लो करने में। ये देखें वर्क डन का एरो इस तरफ है, यानी कि तुम सिस्टम पे काम करवा रहे हो। लास्ट वाला जो टॉपिक था लॉर्ड केल्विन, उसमें वर्क बाहर की तरफ था, मतलब सिस्टम काम कर रहा है और सिस्टम का वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं, हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर माइनस करके। यहाँ क्या होगा, जाहिर है कि कोल्ड बॉडी की एनर्जी ज्यादा, तो इसमें से इसका टेम्परेचर माइनस होगा जब इसका वर्क डन निकालना होगा, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है, आइए उसके बाद है एंट्रोपी। एंट्रोपी बताना एक मकसद है छोटा सा, नहीं बताएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम के अंदर एक रैंडमनेस और डिसऑर्डरलीनेस आ जाती है। क्या, द मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। डिसऑर्डरलीनेस क्या होता है, देखें एग्जांपल समझिएगा जरा। डिसऑर्डरलीनेस से मुराद ये है कि एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, उस बॉक्स में आपने पार्टीशन कर दिया, ठीक, एक आपने डाली लेफ्ट पार्टीशन में एक गैस, एक आपने डाली राइट पार्टीशन में एक गैस, ठीक है। अब जैसे उस फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाले के रेड मॉलिक्यूल्स, राइट वाले के ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आपने जैसे ही पार्ट अभी बिल्कुल ऑर्डर में थे, रेड वाले एक जगह, ब्लू वाले एक जगह, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने पार्टीशन उठाया तो आप क्या देखेंगे, वो रेड और ब्लू मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो जाएंगे, जो एक प्रॉपर ऑर्डर बना हुआ था वो सारा डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। रैंडमनेस आ जाएगी, आप नहीं बता सकते कि ये भाई ये रेड की जगह है ब्लू की जगह, हर जगह रेड ब्लू आपस में कहीं 2 मिक्स होंगे, कहीं 3 मिक्स होंगे, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और ये तो सभी देखते होंगे कि जनाब जहाँ पर जो है वो किसी आप इवेंट में गए, वहाँ पे पार्टीशन है, फीमेल्स का अलग, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, बड़ा बेहतरीन जो है वो हुआ हुआ होता है, जो है एक ऑर्डर बना हुआ होता है कि भाई राइट पे जेंट्स हैं, लेफ्ट पे लेडीज़ हैं, ठीक है। लेकिन इवेंट के ख़त्म होने तक ऐसा उसके अंदर रैंडमनेस आती है, ऐसा डिसऑर्डरलीनेस आती है कि सब आपस में जो है वो फीमेल और लेडीज़ और जेंट्स जो है वो उनके पार्टीशन जो है वो ना होने के बराबर आ जाते हैं, तो एक डिसऑर्डरलीनेस आ जाती है। तो अब उस जो डिसऑर्डरलीनेस आई है वो किसी बैंक्वेट में, किसी मैरिज हॉल में, या किसी सिस्टम के अंदर, या किसी भी आपके पास जो है वो एक ब्लॉक वाले नाम तमीज़ से रखे हुए थे, ठीक है, अब किसी ने आगे सारे बिगाड़ दिए,
ठीक, सही होगी बात ये वाली। तो ये भी डिसऑर्डरनेस है, रैंडमनेस है। आप अक्सर वो बेशतर कैरम बोर्ड खेलते होंगे, खेला होगा आपने। जब आप गेम स्टार्ट करते हैं तो जो आपके पास गोट्स होती हैं कैरम की सारी, वो एक ऑर्डर में आपने बनाई हुई होती हैं, ठीक है। जैसे आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया वो सारी बिगड़ जाती हैं, डिसऑर्डरनेस आ जाती है। तो सिस्टम के रैंडमनेस को, सिस्टम की खराबी को, वो खराबी नहीं, एरर वाली खराबी नहीं, ये जो आपके पास जो सारा सीक्वेंस आउट हो गया, सीक्वेंस आउट होने को आप कहते हैं एंट्रोपी। ठीक हो गई बात ये वाली। अब इसका काम थर्मोडायनामिकल सिस्टम में कहाँ पर है, आइए देखते हैं कैसे होगा। कह रहे हैं थर्मोडायनामिकली इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे तुम एक हीट दे के एक एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, हर सेंटीग्रेड पर डिसऑर्डरलीनेस या रैंडमनेस चेंज होती जाएगी। ऐसा ही है ना। अब जैसे मैंने हीट की बात की थी, ठीक है, आपने हीट जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसऑर्डरलीनेस कुछ और होगी, मैं जैसे जैसे हीट बढ़ाता जाऊंगा रैंडमनेस बिगड़ती जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। सही है, जब रैंडमनेस बिगड़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी। ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी। ये वाली बात समझ में आ गई आपके बेटा। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होगा, आपसे कह रहे हैं कि इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, आपने वो अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई कर रहे हो वो डेल्टा क्यू है, और जो राइज इन टेम्परेचर आ रहा है वो क्या है, टी है। ठीक है, तो एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। डेल्टा एस क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ ये एंट्रोपी भी चेंज होती जाएगी। डेल्टा एस क्या होगी, एंट्रोपी होगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये आपके पास क्या हो गया, एंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया। तो यूनिट क्या होगा सर, डेल्टा क्यू का यूनिट यानी हीट का यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है, और टेम्परेचर यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो we can say that the unit of entropy is joules per Kelvin और joules Kelvin inverse, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस पार्ट का जो है वो इख्तिताम हुआ। कोई बात, अच्छा यहाँ देख लेते हैं एक और बात। ये डायग्राम जो है देखें, ये मैं जो बात की थी है सॉलिड में देखें कैसा ऑर्डर है, लिक्विड में थोड़ा सा ऑर्डर बिगड़ गया, गैस में बिल्कुल ही बिगड़ गया। ठीक है, तो ये क्यों बिगड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम जो है आपके इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेस की थी कि आपको और अच्छे समझ में आता है कि एंट्रोपी का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम के बाद आपका लेक्चर जो है बेटा वो ख़त्म हो गया। और कोई बात समझ में ना आई हो, वैसे आई होप सो कि ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जो समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बेटा। मैं आपको सारे डाउट्स और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर बेटा।